अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल हेल्थ पे कि एनवायरमेंटल हेल्थ होती क्या है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं और ये हमारी कम्युनिटी के लिए किस तरह से हेल्पफुल है और कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी कम्युनिटी में अगर एनवायरमेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो हैज़र्ड्स का बायस बनेगी। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। दिस इज़ द एनवायरनमेंट पिक्चर। एनवायरनमेंट है क्या, ये हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। इज़ द ओल्ड फ्रेंच वर्ड एन एंड वायरॉन। एन का मतलब है उसके अंदर एंड वायरॉन इज़ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो उस जगह का एनवायरनमेंट है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर लेते हैं। द कम्प्लेक्स ऑफ क्लाइमेटिक, एडाफिक and biotic factors that act upon an organism और एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, यानी कि हर वो फैक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म पे असर करता है, दैट कुड बी अ क्लाइमेट, दैट कुड बी अ सॉइल बेस, दैट कुड बी अ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनीवन। हर वो फैक्टर जो किसी ऑर्गेनिज्म पे असर करता है वो उस ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन का एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, परिंदे जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जानवर, पौधे, मट्टी, गाड़ियाँ, पहाड़। इस्लामाबाद लोगों के एनवायरनमेंट में पहाड़ आ जाएंगे, ठीक है, और हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द पड़ी है, हाँ वो जानदार है, बेजान है, वो सारी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। पब्लिक हेल्थ क्या कहता है? पब्लिक हेल्थ के अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट क्या है? ऑल दैट विच इज़ एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल होस्ट, it can be divided into physical, biological, social and cultural factors, any and all of which can influence health status in population। हर वो चीज़ जो एक इंसान के ऊपर असर कर सकती है या उस इंसान का होस्ट बन सकती है, दैट इज़ इन्वायरमेंट। वो फिज़िकल भी हो सकता है, वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, वो सोशल भी हो सकता है, वो कल्चरल भी हो सकता है। WHO क्या कहते हैं एनवायरनमेंट के बारे में? एनवायरमेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज दोज एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ इंक्लूडिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट आर डिटरमिन्ड बाय फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट। यानी हर वो फैक्टर जो कि ह्यूमन हेल्थ पे असर करता है इज द एनवायरनमेंट हेल्थ। It also refers to the theory and the practice of assessing, correcting, controlling and preventing those factors in the environment that can potentially affect adversely the health of the present and the future generation। तो इसके अलावा WHO ने क्या कहा कि environmental health साइंस है, पढ़ने को और प्रैक्टिस करने को, अपने एनवायरनमेंट के असेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हैज़र्ड फैक्टर्स को, और हर उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, एक्चुअल हो जो कि आज के दिन में एग्जिस्ट करिए या पोटेंशियल प्रॉब्लम जो कभी हो सकती हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना और उन प्रॉब्लम को असेस करना, करेक्ट करना, कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना इज कॉल्ड अ एनवायरनमेंट हेल्थ अकॉर्डिंग टू द WHO डेफिनेशन। द नीड्स क्या कहता है? Character of the England, the study of those factor environment that affect human health, same as WHO। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, और किसी भी तरीके से वो ह्यूमन को ट्रांसफ़र हो सकते हैं बाय द इनहेलेशन, बाय द इंजेशन और बाय द अब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं? इजी सी बात है, फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं? एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट, जियोग्राफिक, हीट, लाइट, नॉइज, डाबरीज, एयर पोल्यूशन, टॉक्सिक वेस्ट एंड पेस्टिसाइड्स, ये सारे क्या हैं? फिजिकल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं जो एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन के एनवायरनमेंट में? वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, एनिमल, प्लांट्स एंड डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। वो डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं? वो वायरस भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, और समटाइम्स वो क्या है? रोडेंट्स भी हो सकते हैं जो कि इन्फेक्शन कैरी करने का बायस बनते हैं। देन सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं? कल्चर, वैल्यूज़, कस्टम्स, हैबिट्स, मॉरल्स, रिलीजन, समटाइम, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, कम्युनिटी लाइफ, हेल्थ सर्विसेज, सोशल एंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे कौन से हैं? एनवायरमेंटल हेल्थ के फैक्टर हैं। इसके जैसे फॉर एग्जांपल हम रिलीजन की एग्जांपल लेते हैं। अब कुछ रिलीजन है जिनमें सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, ठीक है, तो उनको में क्या है? डिजीज़ ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत
कम होते हैं, ठीक है। वैसे तो हर रिलीजन में रखा जाता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा कुछ कल्चर्स ऐसे हैं, जैसे टर्किश कल्चर है कि हमें घर के बाहर शूज़ उतारने, और जो भी हम कपड़ा बाहर से पहन के आ रहे हैं वो हमें वो कोट या जो हम या वो शॉल होगी या कोट होगा, वो जो भी हमारा सबसे आउटर ड्रेस है उसको हमने दरवाजे के पास ही हैंग कर देना। इससे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि बाहर की गंदगी को अंदर नहीं लेके आना, तो उनके घरों में कंटामिनेशन चांसेस भी कम होते हैं। तो ये कुछ कल्चरल एंड रिलीजन एंड कुछ एजुकेशन फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जो कि बीमारी को फैलाने में, रोकने में किरदार अदा करते हैं। देन एक हेल्दी एनवायरनमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो कि हम जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है? क्लीन एयर, सेफ एंड सफिशेंट वाटर, सेफ एंड एडिक्वेट फूड, सेफ एंड पीसफुल सेटलमेंट्स, स्टेबल ग्लोबल एनवायरनमेंट। क्योंकि हमने बात किया कि है सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। क्लीन एयर होगी तो कोई पर्सन जो है वो फिजिकली हेल्दी रहेगा, सेफ वाटर एंड सफिशेंट वाटर होगा तो हम फिजिकली हेल्दी रहेंगे, एडिक्वेट फूड खाएंगे तो हम फिजिकली हेल्दी रहेंगे। अगर हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पीसफुल होगा तो हम मेंटली हेल्दी रहेंगे। पीसफुल, अगर हम मेंटली हेल्दी हैं तो फिर हम अपने आप को फिज़िकली हेल्दी रखने के काबिल हो सकेंगे। और जब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो उससे हमारा जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट भी ठीक होगा, क्योंकि हम सारे मिलके ही ग्लोबल एनवायरनमेंट बना रहे हैं। देन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एनवायरमेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं? दैट आर द क्लीन वाटर सप्लाईज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वेस्ट डिस्पोजल अच्छे से होगा अगर घरों का कूड़ा जो है किसी अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा, अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट का अच्छा ट्रीटमेंट होगा, अगर इन्फेक्शंस वेस्ट को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाएगा ताकि मज़ीद बीमारियां ना फैलें, तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी होगा। वेक्टर कंट्रोल, बेस्ट एग्जांपल आजकल डेंगू। अगर हम मच्छरों को कंट्रोल कर लेंगे तो डेंगू ही नहीं फैलेगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द लैंड पोल्यूशंस, फूड हाइजीन एंड सेफ्टी, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर हमारी एयर को हम साफ़ करेंगे, ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट करेंगे तो जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उनके चांसेस कम होंगे। एनवायरनमेंट रेडिएशंस हैज़र्ड्स, जितनी भी गैसेस है जो हार्मफुल गैसेस है, अगर हम उनको हवा में जाने से रोकेंगे, उनकी प्रोडक्शन को रोक देंगे तो हमारी एयर साफ़ होगी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, एनवायरनमेंट, नॉइस मैनेजमेंट। अगर हम ऐसी गाड़ियाँ बनाएंगे जो कि शोर ना करें, हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि उनमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, वो अच्छी नींद ले सकेंगे, पुरसुकून तरीके से अपना काम कर सकेंगे। अकोमोडेशन एस्टैब्लिशमेंट, अगर कोई साफ़ सुथरे घर में रहेगा तो उसमें बीमारी के चांसेस कम से कम होंगे। तो सबसे हम पढ़ लेते हैं कि वाटर एंड हेल्थ का आपस में क्या कनेक्शन है। सेफ एंड होलसम वाटर, फ्री फ्रॉम द पैथोजेनिक एजेंट्स, यानी कि जितना भी पानी है, चाहे उसे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम उसे बाथ लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम उसे अपने वॉशिंग लॉन्ड्री पर्पज़ के इस्तेमाल करते हैं, इट शुड बी पैथोजेनिक फ्री, free from the harmful chemical substance, pleasant to taste and free from the color and odor, and unusable for the domestic purpose। यानी कि सेफ वाटर कौन सा है? जिसमें पैथोजन नहीं हो, जिसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं हो, जिसमें जो कलर जिसका जो है वो कलरलेस हो, और उसमें कोई ओडोर ना हो, किसी भी किस्म की कोई बू ना हो, और यूजेबल हो वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। हमारी डेली की वाटर रिक्वायरमेंट क्या है पर पर्सन की? 2 लीटर पर पर्सन फॉर ड्रिंकिंग एंड द 150 to 200 लीटर पर पर्सन पर डे फॉर द डोमेस्टिक पर्पज़। यानी कि जो हमने खाना खाया उस बर्तन को वॉश करने के लिए, जो हमने कपड़े पहने वो धोने के लिए, खुद को मीन्स शावर लेने के लिए, तो ये सारी क्या है? हमारी डोमेस्टिक पर्पज़ पर पर्सन की वाटर रिक्वायरमेंट है। यूजेस ऑफ वाटर क्या है? डोमेस्टिक यूज़, पब्लिक यूज़। डोमेस्टिक यूजेस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक यूजेस किसी भी चीज़ को यानी कि हम प्योरीफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए, इवन अगर हमें खाना भी बनाना है तो उसके लिए भी पानी का इस्तेमाल करना है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, जितनी भी फार्मिंग होती है अगर हम पानी लगाएंगे तो बढ़ेंगे। हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, हाइड्रो पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? रेन वाटर, बारिश, सरफेस वाटर जो कि ये हमारे नदी नाले हैं, एंड ग्राउंड वाटर जो हम डिग आउट करके ज़मीन से निकालते हैं। वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं? सीवरेज, ठीक है,
जो जैसे हमने देखा था अभी कम्युनिटी क्लिनिकल में के ओपन सीवरेजेस थी, तो वो क्या थी, एक जो मेन स्ट्रीम पानी की आ रही थी उसको भी वो गंदा कर रही थी, तो उसको भी वो अनयूजेबल बना रही थी। इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पोल्यूटेंट्स, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो नदी नालों में या दरियाओं में फेंक दिया जाता है। एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स, फिजिकल पोल्यूटेंट्स एंड द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये सारे क्या है, वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन किस किस तरह से की जाती है? प्योरिफिकेशन स्मॉल स्केल, हाउस लेवल में क्या है, वाटर को बॉयल किया जाता है एक स्पेसिफिक डिग्री पे, ठीक है। केमिकल डिसइंफेक्शन, हम क्लोरिनेशन यूज़ करते हैं या फिर हम होममेड फिल्टर्स बनाते हैं। तो ये क्या है, हाउस लेवल पे बॉयलिंग, केमिकल डिसइंफेक्शन एंड फिल्टरेशन। लार्ज स्केल पे लो सैंड फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं जो हमारे घरों में लगे होते हैं, और रैपिड सैंड फिल्टर जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे लगे होते हैं। कौन कौन सी है जो वाटर बॉर्न डिजीजेस है? वायरल कौन कौन सी है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, डायरिया, रोटा वायरस एक्सेट्रा। बैक्टीरियल में टाइफाइड, बिस्लेरी डिसेंट्री एंड द कोलरा। प्रोटोजोआ में बिबियाज होते हैं जो वाटर बॉर्न डिजीजेस फैलाते हैं। एंड साइक्लो स्पोर्स में वर्म्स हैं, फिश वर्म्स हैं, टेप वर्म्स हैं, ये सारे जो है वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं। एंड क्या आते हैं हमारे पास, एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट से, माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट से और केमिकल एस्पेक्ट से, जो हमने एक दफ़ा उनको रीड आउट भी कर लिया और एक दफ़ा उनको समझ भी लिया। करते हैं द सेकंड स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल हेल्थ वाज द एयर पोल्यूशन, के अगर एयर पोल्यूटेड नहीं होगी, पोल्यूशन फ्री होगी, तो हमारे यहाँ डिजीज़ के चांसेस कम होंगे। डेली रिक्वायरमेंट पर पर्सन क्या है, 10 to 20 क्यूबिक मीटर पर डे। कंपोजिशन क्या है, एक प्योर एयर की या एक हेल्दी एयर की, नाइट्रोजन इसमें 78.1% होना चाहिए, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% होना चाहिए, और अदर गैसेस जो है वो 0.94% होना चाहिए। एयर पोल्यूशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ द हार्मफुल गैसेस, मिक्सचर ऑफ द हार्मफुल गैसेस एंड अदर पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर generated by human activity that interfere by the human health, safety or discomfort and also affect other environment media resulting in chemical entering of food and drinking water। यानी कि harmful gases का या mixture of harmful gases जब एयर में शामिल हो जाती हैं और उस एयर को पोल्यूट कर देती हैं या जहरीला बना देती हैं, और वो जहरीली गैसें जब इनहेलेशन के थ्रू इंसानी जिस्म के अंदर जाती हैं और बीमारी कॉज करती हैं, किसी भी किस्म की डिस्कम्फर्ट कॉज करती हैं, तो उस सिचुएशन को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन सिर्फ इंसानों को ही नहीं डिस्टर्ब करती बल्कि बाकी जो जानदार हैं हमारे इर्द गिर्द, दैट कुड बी अ एनिमल्स एंड द प्लांट्स, उनको भी डिस्टर्ब करती है। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हमारी हैं और वो जितना भी उनकी जहरीली गैसेस खारिज होती हैं। डोमेस्टिक सोर्स, जब हम खाना बनाते हैं और उससे जो फ्लेम होता है या उसका जो धुआं होता है। एंड इसके अलावा बर्निंग रेफ्रिजरेटर्स, हमने इंसिनरेटर्स की बात की थी जिसमें इन्फेक्शस वेस्ट को जो है वो जलाया जाता है। पेस्टिसाइड्स है, स्प्रे और नेचुरल सोर्सेज फंगाई, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया भी जब रोटन हो जाते हैं तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। कौन कौन से गैसेस और कौन कौन से उनके हेल्थ इफेक्ट हैं, कितने कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉज करती है। SO2 जो है वो एसिडिक रेन कॉज करती है। लेड जो है वो लेड पॉइजनिंग, डिक्रीज IQ लेवल इन यंग चिल्ड्रन कॉज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का बायस बनती है। हाइड्रोकार्बन जो है वो आई डैमेजेस का बायस बनती है। कैडमियम जो है वो कैंसर का बायस बनती है। देन ओजोन गैस जो ओजोन लेयर डिप्लेशन का बायस बनती है। पार्टिकुलर मैटर जो है वो COPD यानी कि कार्डियो पल्मोनरी डिजीज़ का एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का बायस बनती है। क्या फैक्ट्स है, ये सारी गैसेस अगर अपने नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाएंगी एयर में तो क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमन लाइफ पे। हेल्थ एस्पेक्ट्स, एक्यूट क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एक्यूट नमोनिया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, इमीडिएट डेथ बाय द सफोकेशन। अगर बहुत ही एयर पोल्यूटेड है और उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बिल्कुल ही लेस हो गई है और उसकी जगह दूसरी हार्मफुल गैसेस ने ले ली हैं तो डेथ के चांसेस भी हैं, जो कि खुदा ना खास्ता अभी ऐसा दुनिया में नहीं है। क्रॉनिक, अगर कोई बहुत लंबे अरसे तक जो है पोल्यूटेड एयर में सांस लेता रहे तो COPD,
लंग कैंसर, एम्फीजीमा, रेस्पिरेटरी एलर्जी यानी कि लोअर ट्रैक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल एंड द प्लांट लाइफ, पौधे जलना शुरू हो जाएंगे, करेजन ऑफ द मेटल स्टार्ट हो जाएगी, बिल्डिंग्स में डैमेज शुरू हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज इन द क्लीनिंग एंड द मेंटेनेंस, फिर हमें हवा को साफ़ करने के लिए नए नए तरीके सोचना पड़ेंगे। एस्थेटिक नॉइजीनेस हो जाएगी, रिडक्शन ऑफ द विजिबिलिटी, जब आपको पता है फोगी या स्मोक होता है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, सॉइल डैमेज शुरू हो जाएगा, डैमेजेस ऑफ द क्लॉथ। तो ये था आज का लेक्चर, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या किसी को इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। ठीक है, थैंक यू। बात करें